हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 एसिड्स एंड बेसिस क्लास 10th का। ओके तो मोस्टली चैप्टर हो ही चला है, थोड़ा सा रह गया है। ओके हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था जब एक एक्टिविटी करी थी, पूरा सेटअप लगाया था और बल्ब को ग्लो करके देखा था, और वहाँ पर हम लोगों ने एसिड्स को और कुछ और सब्सटेंसेस को एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया था। ओके सोल्यूशन रखा था, जो सोल्यूशन वहाँ पर चाहिए था हम लोगों ने एसिड्स को यूज़ किया था। जब जब हम लोगों ने एसिड्स को यूज़ किया वहाँ पर, तब तब वो बल्ब क्या हुआ, वो बल्ब ग्लो करा पूरे का पूरा। ओके और जब हम लोगों ने एसिड्स के अलावा और भी कुछ सब्सटेंसेस लिए थे, वो उन पर ग्लो नहीं किया। इसका क्या मतलब हुआ कि एसिड हम लोगों के पास एक आयन बना रहा है विच इज़ H+। इस आयन की फॉर्मेशन की वजह से उसमें क्या हो पा रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हम लोगों ने एक्वस सोल्यूशन में तो देख लिया, अब क्या वो बोल रहे हैं कि यही सेम चीज़ अगर हम लोग HCl का एक्वस सोल्यूशन की जगह उसको गैशियस फॉर्म में ले लें, तब क्या वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? आपको लगता है कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं? नो नेवर, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। अगर गैसेस ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर दिया तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ गैसेस है ना। अगर बहुत सारी गैसेस हैं हम लोगों के एटमॉस्फेयर में, अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर दिया, दे स्टार्ट वर्किंग एज कंडक्टर, तब क्या होगा? जीना दुश्वार हो जाएगा, जी नहीं पाओगे, है ना। हर किसी भी सब्सटेंस को आप लोग हाथ नहीं लगा पाओगे। इवन सब्सटेंस को हाथ लगाने की बात तो बहुत दूर ही, आप लोग एक एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, यानी कि गैसेस हर जगह प्रेजेंट है, तो आप लोग इस अर्थ पर किसी भी जगह पर आराम से खड़े भी नहीं हो सकते, और वैक्यूम में तो आप लोग वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। ऑक्सीजन तो हम लोग की नेसेसिटी है ही, तो इसलिए अब यहाँ उन्होंने दिए रिएक्शन। HCl को हम लोग अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो हम लोगों के पास फॉर्म कर देगा ये, और इसके साथ एक क्लोरीन आयन। ओके यहाँ पर भी आयन की फॉर्मेशन होगी। सो हियर द एसिड विल वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ओके एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये H+ आयन प्लस H2O ये हम लोगों के पास बनाएगा H3O। इसकी फॉर्मेशन इस तरह से हुई, ये देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है। ओके ये तो हो गई एसिड की बात। अब ये क्या हम लोग के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये Na+ और OH- दो आयंस यहाँ पर भी फॉर्मेशन होगी, दो आयंस की यहाँ पर भी। और अगर इसके साथ अगर आप लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तब भी दो आयंस की फॉर्मेशन हो गई, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया तब भी दो आयंस की फॉर्मेशन हो ही गई यहाँ पर। ओके सो बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट निकल कर आता है अल्कलीज। बेस को अल्कलीज भी बोला जाता है, लेकिन अल्कलीज सिर्फ उन बेसिस को बोला जाता है जो कि वाटर में बिल्कुल सोलेबल हों। जो वाटर में सोलेबल ना हो उनको आप लोग अल्कली नहीं बोल सकते। ओके नाउ ये हम लोगों ने पहले भी देखा पिछले वाले सेक्शन में कि जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों में एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर की। अब उन्होंने एक जर्नल सी रिएक्शन दी हुई है। ओके ये आप कोई भी हैलोजन ले लो, मोस्टली हम लोग हैलोजन के लिए यूज़ करते हैं, और M वर्ड फॉर दी मेटल्स। तो यहाँ पर कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड ले लिया, और यहाँ पर कोई भी HCl मान लो आप लोग, यहाँ पर NaOH मान लो, तो उसके साथ क्या होगा, इसने मेटल के साथ मिलकर हैलोजन ने एक सॉल्ट बना दिया, और उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स वो एज अ प्रोडक्ट निकल गए। ओके
और अब यहाँ पर उन्होंने बताया ये कि जो हम लोग रिएक्शन करते हैं ना, जब हम लोग डिज़ोल्व करते हैं कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ उसको डिल्यूट करने के लिए, तो वो जो रिएक्शन होती है ना वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक यानी कि उसमें उसका बोल सकते एक होती है एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। ओके, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हम लोगों को इनको जब हम लोग मिक्स करते हैं वाटर को और किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड और बेस, दोनों ही, सिर्फ एसिड के केस में नहीं बेसिस में भी, हम लोग जब दोनों को ऐड ऑन करते हैं तो हम लोगों को बहुत केयरफुली ऐड करना होता है। और सबसे बड़ी बात, एसिड में कभी भी आप लोग वाटर को नहीं डालोगे, यानी कि वाटर को पोर नहीं करोगे एसिड में। आप लोग पहले वाटर लोगे एक बीकर में, फिर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप लोग एसिड या बेस डालना शुरू करोगे। ये भी नहीं कि एक साथ डाल दिया, तब भी रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ पर एक ब्लास्ट होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए जब भी आप लोग किसी भी बेस को, किसी भी एसिड को आप लोग डिल्यूटेड फॉर्म में ला रहे हो, तो आपको उसको पहले बीकर में क्या लेना पड़ेगा, वो वाटर लेना पड़ेगा। देन ड्रॉप बाय ड्रॉप वो कंसनट्रेटेड मटेरियल डालना होगा, भले वो बेस हो भले ही वो एसिड हो। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना होता है लैब में विद द कंसनट्रेटेड एसिड्स और कंसनट्रेटेड बेसिस। ओके, ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो हम लोग लैब में ना केमिस्ट्री लैब होती थी, तो हम लोग वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हम लोग को वहाँ पर ज़रूरत होती है कंसनट्रेटेड एसिड्स की। तो पता नहीं वो कैसे हुआ कैसे नहीं, हमारी ही क्लास के एक लड़के से ना वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल टूट गई और उसके थाई पर थोड़ा सा गिर गया। उसने जीन की इतनी मोटी पैंट पहनी हुई थी, वो पूरी जल गई और उसके थाई में भी थोड़ा सा जल गया, इतना ज़्यादा था। और उसके बाद इतना ज़्यादा मेस हो गया ना लैब में कि आप लोग उसको साफ़ भी क्या ही कर लोगे, उसको कपड़े से साफ़ करोगे कपड़ा जल जाएगा। जिस भी किसी चीज़ से आप लोग साफ़ करने जाओगे वो जल जाएगी। तो वहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर पेपर्स बिछा दिए गए और थोड़ी देर के लिए उस लैब को बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कोई और आए और उसके साथ भी ये हो जाए कि वो जल जाए किसी तरह से। और मेरी एक क्लासमेट उसने सिर्फ उस सेल्फ से एक बीकर उठाया, वहाँ पर शायद 1-2 ड्रॉप थे, तो वो उसकी शर्ट पर लगे और उसकी शर्ट वहाँ से जल गई। तो इसलिए जब भी आप लोग काम करो विद दी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस, बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि ये अगर एक ड्रॉप भी आपकी स्किन पर लग गया ना तो वो जला देगा, वहाँ से पूरे का पूरा उसको जला देगा। ये देखो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई ना, पूरे का पूरा जला देता है वहाँ से ये। नाउ उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है ये आपको कैसे पता चलेगा। ये आपको पता चलेगा उसमें H+ आयंस एसिड में और OH- आयंस बेस में कितने ज़्यादा प्रेजेंट है, वहाँ से आपको पता चलेगा उसकी कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा है या वो कितना डिल्यूटेड फॉर्म में है। वो आपको पता चलेगा बाय pH। ओके, एक pH पेपर मिलता है, उसके सेंटर में उसकी रेंज होती है पूरी 0 अप टू 14। ये रेंज होती है 7 उसका वहाँ पर होता है न्यूट्रल पॉइंट। ये देखो ये नज़र आ रहा है ना आपको, हाँ ये वाला सेंट्रल पॉइंट होता है उसका, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। यहाँ पर ना तो एसिड होता है ना ही बेस होती है। लेकिन जैसे आप लोग 7 से डिक्रीज़ करते जाओगे आप लोगों के पास एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, और जैसे ही आप लोग 0 पर जाओगे एसिडिक नेचर बिल्कुल मैक्सिमम होगा, जहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड्स और बेसिस देखने को मिलेंगी। सिमिलरली अगर आप लोग 7 से इंक्रीज़ करते जाओ, यानी कि 7 से 8, 9, 10 इस तरफ को जाना शुरू करो, तो आपको बेसिक नेचर देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप लोग 14 तक पहुंचोगे आप लोगों के वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड बेस होगी। यहाँ पर 0 पर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड होगा और 14 में सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड आपको बेस देखने को मिलेगी।
ओके, ये देखो, ये उन्होंने आप कुछ यहाँ पर वो दिए हुए हैं, सैम्पल्स दिए हुए हैं कि ये आप लोग पीएच के साथ चेक करके देखोगे, सलाइवा के साथ देखोगे, बट बिफोर मील आप जो खाओगे ना उसका असर आपके सलाइवा में रहेगा, इसकी वजह से आपको सलाइवा की पीएच बिल्कुल सही से पता नहीं चलेगी। ओके, तो ये दिया हुआ है, ये तो पीएच पेपर के साथ ही देख सकते हो। ओके, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? ऑफ कोर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनकी बहुत नैरो रेंज है ये पीएच की रेंज, फ्रॉम 7 to 7.8। इससे ज़्यादा अगर रेंज हो जाएगी तो हम लोग नहीं रह पाएंगे इस अर्थ पर, और अगर इससे कम हो जाएगी तो भी हम लोग नहीं रह पाएंगे, बिकॉज हम लोगों की रेंज बहुत ज़्यादा नैरो है। जब हम लोगों के रेन होती है और रेन में एसिडिक नेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, और जब वो एसिडिक रेन का वाटर हमारी रिवर्स में जाता है तो वो उसकी एसिडिटी पर कुछ ना कुछ असर तो छोड़ेगा, है ना, उसकी पीएच वैल्यू को कम कर देगा। उसकी पीएच वैल्यू के कम होने की वजह से उस रिवर में, उस पॉन्ड में जो भी वो वाटर सोर्स होगा, रिसोर्स होगा, ओके, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसकी जो भी एक्वेटिक, जो भी मेरीन तो नहीं, एक्वेटिक जितने भी आपके पास एनिमल्स होंगे उनकी क्या होगी, उनकी सर्वाइवल पर उतने ज़्यादा क्वेश्चंस उठते जाएंगे, यानी कि उनके सर्वाइवल पर बन जाएगी, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। मेरीन में भी हो सकता है अगर उसकी पीएच में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े, क्योंकि वहाँ पर हम लोग के पास वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी पीएच मेंटेन्ड सी हो जाती है वहाँ पर। ओके, लेकिन हम लोग के पास छोटी रिवर्स होती हैं, उनमें इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। So what is the pH of the soil in your backyard? Plants require a specific pH range for their healthy growth. तो जैसे हम लोगों को एक pH रेंज, स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए, प्लांट्स को भी उसी तरह से एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए जिसमें वो लोग ग्रो कर पाएँ। To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also, you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. तो ये दिया उन्होंने एक्टिविटी। ओके, ये ज़रूर से देखना एक बार करके, 2-3 सैम्पल्स एक अपने घर से ले लेना, एक अपने पड़ोसी के घर से ले लेना, एक उसके पड़ोसी से घर में से ले लेना। ओके, तो ये करके देखना आप लोग। सो पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का काफ़ी रोल होता है। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, हम लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाथ से टच भी नहीं करना, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन हम लोगों का स्टमक तो वही प्रोड्यूस कर रहा है, कंसनट्रेटेड वाला नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो जल जाओगे, ठीक है, वो वाला नहीं है, डिल्यूटेड फॉर्म में होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। हम लोग के स्टमक को बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए वो क्या करता है, वो हम लोग के खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग indigestion, the stomach produce too much acid and this causes a pain and irritation. Sometimes आप लोग बहुत, इसकी वजह से हम लोग के स्टमक में पेन और इरिटेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो उसको हम लोग टैकल करने के लिए, कर्टेल करने के लिए हम लोग एंटा एसिड्स लेते हैं, जो हम लोगों ने रेमेडीज़ बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में बोले थे, है ना, वो वाले रेमेडीज़ यहाँ पर यूज़ होती हैं जब हम लोग के स्टमक में पेन होती है या फिर किसी भी तरह की इरिटेशन होती है। ओके,